हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? देखिए, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपनी कैलकुलेशन स्पीड को किस तरीके से इम्प्रूव करें, किस तरीके से हम अपनी बेसिक कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है? ताकि हम किसी भी एग्ज़ाम में अपनी कैलकुलेशन से पीछे ना हट पाएँ, अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकें, ठीक है? तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ इम्पोर्टेंट बातें, जिससे कि आप अपनी कैलकुलेशन को सुधार सकते हैं। फर्स्ट फर्स्ट तो मैं बात कर देता हूँ आपसे, मल्टीप्लिकेशन की बात करता हूँ मैं तो आपसे पहले, ठीक है? क्योंकि सभी बच्चों को दिक्कत कहाँ आती है मल्टीप्लिकेशन करने में। मल्टीप्लिकेशन तो वो कर लेते हैं, लेकिन वो अपना स्कूल मेथड से करते हैं, जो हमें स्कूल में सिखाया गया है ना? स्कूल मेथड। लेकिन इस मेथड का यूज़ करके हम सीजीएल जैसे एग्ज़ाम या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक करने में हमें काफ़ी मुश्किलें आ सकती हैं, ठीक है? तो हमें स्कूल मेथड को छोड़ना पड़ेगा और हमें ट्रिक सीखनी पड़ेगी, कुछ ट्रिक्स सीखनी पड़ेगी, ठीक है? एक क्या चीज़ होती है? वैदिक मैथमेटिक्स। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। इसकी सारी चीज़ें नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें जो वैदिक मैथमेटिक्स की हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? आपकी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है? तो मैं कुछ मेथड्स बताऊँगा आपको मल्टीप्लिकेशन से करने के लिए, जिससे आपकी मल्टीप्लिकेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है? तो देखिए, आप कोई भी रैंडम नंबर ले सकते हैं, जैसे कि 78 हो गया और 47 हो गया, ठीक है? पहले हम टू डिजिट का करेंगे मल्टीप्लिकेशन, ठीक है? पहले हम इसको स्कूल मेथड से करते हैं। देखिए, स्कूल मेथड से कैसे करते हैं? स्कूल मेथड तो सभी को पता होगा, ठीक है? इस तरीके से हम करते हैं कुछ। ये क्या हो जाएगा, ठीक है? फिर इसके बाद हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 से कर दिया, अब 4 से करेंगे। तो ये स्कूल मेथड हो गया हमारा, ठीक है? तो स्कूल मेथड से हम मल्टीप्लाई करते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है? जिसमें हमें काफ़ी ज़्यादा समय लगता है और एग्ज़ाम में हमारे पास समय तो नहीं है इतना कि हम इस तरीके से बेसिक मेथड से मल्टीप्लाई करें। तो हमारे पास क्या मेथड होता है? एक तो हम स्प्लिट मेथड से कर सकते हैं, चीज़ों को स्प्लिट करके। जैसे 78 को हमें 47 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम 47 को क्या लिख सकते हैं? 40 प्लस 7, ऐसा लिख सकते हैं ना? अब हमें सिंपली क्या है, 4 से मल्टीप्लाई करो इसमें, ठीक है? ये हो गया और फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा आंसर आएगा। तो स्प्लिट मेथड से अगर हम किसी भी सवाल को करेंगे, तो उसमें काफ़ी कम समय लगेगा, लेस टाइम, है ना? इसकी आप कई बार प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? प्रैक्टिस आपको बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस करना आपको काफ़ी ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी मल्टीप्लिकेशन को लेकर, ठीक है? इससे और भी मैं कुछ क्वेश्चन आपको बता सकता हूँ, जिसे हम स्प्लिट मेथड से कर सकते हैं। हम 3 डिजिट का भी कर सकते हैं, जैसे कि 742 हो गया और 872, ठीक है? इसको भी हम स्प्लिट मेथड से कर सकते हैं, ठीक है? तो इसको किस तरीके से तोड़ेंगे हम? इसको 800 लिख सकते हैं, 70 प्लस 2, इस तरीके से हम तोड़ सकते हैं 872 को, और हमें मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, तो हम 8 से करेंगे। 2 जीरो आप पीछे लगा सकते हैं इसके पीछे, ठीक है? ये हमने 8 से कर दिया, ठीक है? उसके बाद हम किससे करेंगे? 7 से। एक जीरो लगा लीजिए, क्योंकि एक जीरो है यहाँ पे। फिर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इतना हो जाएगा। फिर हम इस मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं बाय स्प्लिटिंग मेथड से। स्प्लिटिंग मेथड काफ़ी एक ईज़ी वे भी हो सकता है, जो हम बेसिक स्कूल मेथड से करते हैं,
ठीक है, जो हमें स्कूल में सिखाया गया है, उससे काफ़ी ईज़ी होगा और कम समय भी लगेगा। जब आप इस ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, इस तरीके से स्प्लिट मेथड से करने की कोशिश करेंगे, तो आपको देखेंगे कि आपको काफ़ी कम समय लगेगा और काफ़ी ईज़ी लगेगा, है ना? ठीक है, और कुछ नंबर की ट्रिक्स होती हैं, ठीक है? कुछ नंबर की ट्रिक्स होती हैं, जैसे कि कुछ नंबर ऐसे होते हैं, जैसे कि 47 हो गया और 43 हो गया। इसमें क्या है, जो लास्ट के जो डिजिट्स हैं उनका सम क्या है, 10 है, और आगे के जो नंबर हैं वो सेम है, ठीक है? तो इसमें हम क्या करते हैं, सिंपली जो आगे के नंबर सेम है उसका मल्टीप्लाई हम करते हैं नेक्स्ट नंबर से, ठीक है? नेक्स्ट जो नंबर है उससे करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 20 यहाँ पे लिख देंगे हम, और इसका मल्टीप्लाई हम आपस में कर देंगे, तो ये 21। तो ये डायरेक्ट वन लाइनर आंसर हो जाएगा इसमें, एक लाइन में, ठीक है? तो आप कभी भी अपनी कैलकुलेशन करेंगे तो आप ध्यान देंगे, आपको ज़रूर ऐसे नंबर मिलेंगे जिसमें आगे के डिजिट जो होंगे वो सेम होंगे, और पीछे का डिजिट देखेंगे आप, वहाँ पे ध्यान देंगे तो उसका सम 10 आएगा। तो आप उसको डायरेक्ट इस तरीके से कर सकते हैं और अपना टाइम बचा सकते हैं, जिससे कि आप बाकी के सवालों में उस वक्त का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? इस मेथड का हम यूज़ स्क्वायर निकालने में भी कर सकते हैं, जैसे कि इस तरीके से नंबर दिए हों 95 और 95, ये स्क्वायर नंबर हो गया ना। 95 का स्क्वायर अगर हमें निकालना है तो 95 का स्क्वायर निकालना है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, पहले हम ये करते हैं, 85 इंटू 85 करते हैं, ठीक है? तो ये क्या होगा, 8 का हम क्या करेंगे, 9 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 72, और 5 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 25। तो ये वन लाइन में ही आंसर हो जाएगा, ठीक है? एक बार हम चेक करते हैं कि अगर 95 का 95 में मल्टीप्लाई करेंगे बाय ये जो मेथड है हमारा, इसमें तो क्या होगा, 9 का हमें 10 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, इस मेथड से। तो यहाँ पे क्या आएगा, 90 आएगा, और 5 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा। अगर हम इसको वो करते हैं बाय स्प्लिट मेथड से, 90 प्लस 5, तो क्या करेंगे, हम 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? मैं एक बार चेक कर रहा हूँ आपके लिए कि ये वाला जो रूल है वो इसमें वेरीफाई होगा कि नहीं, ठीक है? वेरीफाई होगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो डिजिट्स हैं वो सिंगल डिजिट है और आगे का जो डिजिट है वो डबल डिजिट नंबर है, ठीक है? तो देखते हैं एक बार। तो ये दोनों तरफ से आंसर क्या आ रहा है, हमारा सेम आ रहा है ना? दोनों तरफ से आंसर सेम आ रहा है। तो इस तरीके से वन लाइन में आप आंसर कर सकते हैं किसी भी मल्टीप्लिकेशन का, वन लाइन आंसर कर सकते हैं। बस आपको ध्यान देना है कि लास्ट के जो डिजिट हैं उनका सम 10 होना चाहिए और आगे की जो डिजिट है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है? अब मैं बताता हूँ आपको ऐड किस तरीके से आप जल्दी से ऐड कर सकते हैं, ठीक है? देखिए हमारे पास कुछ नंबर हैं, जैसे 47 हो गया और 87 हो गया। आपको इन्हें ऐड करना है, तो आप ये जो बेसिक मेथड हो जाता है, आप इस तरीके से करते हैं, 47 और 87 इस तरीके से लिखते हैं और फिर इस तरीके से आप ऐड करते हैं। तो ये आपका स्कूल मेथड हो गया, जो कि ज़्यादा समय लेगा, कहीं ना कहीं ज़्यादा समय लेगा, लेकिन हमारे पास एग्ज़ाम में इतना समय नहीं है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे इसमें भी। 47 को हम में क्या मान सकते हैं, 40 प्लस 7, तो यहाँ पे 40 हो जाएगा, और 87 को क्या मान सकते हैं, 80 प्लस 7, तो 40 और 80 को जोड़ देंगे तो 120 आएगा, और 7 और 7 14 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 134। तो बिना लिखे भी हम इसे कर सकते हैं, बिना लिखे भी हम इसे कर सकते हैं बाय स्प्लिट मेथड, ठीक है? जो कि काफ़ी कम वक्त लेगा, ठीक है? कहीं ना कहीं ये आपका वक्त बचाएगा। और मैं कुछ चीज़ें आपको आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि कुछ कुछ चीज़ें जो आपको याद रखनी है हमेशा, कुछ चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है जो आपको कई जगह पे बताया गया होगा, ठीक है? लेकिन जैसे कि टेबल टेबल्स आपको याद करने हैं और वो रटे हुए होने चाहिए।
ताकि आप किसी भी टेबल का आंसर तुरंत दे सकें। ठीक है, किसी भी टेबल का आंसर। और टेबल कहाँ से कहाँ तक याद रखनी चाहिए आपको। ठीक है, ये आपको कोई नहीं बताएगा कि कहाँ से कहाँ तक याद करना है। ठीक है, ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि 1 से 20 तक आप टेबल याद कर लें, लेकिन आपकी जो कैलकुलेशन हो गई है वो काफ़ी एडवांस हो गई है, तो आपको कम से कम 1 से 30 तक तो टेबल याद होने चाहिए और रटे हुए होने चाहिए। ठीक है, इनकी आपको रोज़ प्रैक्टिस करनी है, रोज़ आपको याद करना है, ताकि आपके माइंड में वो हमेशा चलता रहे। ठीक है, कोई भी आपसे टेबल पूछे आप उसका आंसर तुरंत दे सकें। ये नहीं कि आप शुरू से पढ़ रहे हैं। ठीक है, शुरू से पढ़ रहे हैं टेबल को और फिर उसका आंसर दे रहे हैं। ठीक है, जैसे आपसे कोई पूछ ले 19 × 9 कितना होगा, तो आप पूछ रहे हैं, आप तो याद करें 19 × 1 होता है 19, फिर 92 जा, फिर 93 जा। इस तरीके से काफ़ी वक्त निकल जाएगा। समझ रहे हैं। दूसरे जो बच्चे जो क्वेश्चन याद कर उनको याद होगा, वो तुरंत उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद टेबल्स के बाद स्क्वेयर्स, स्क्वायर या वर्ग आपको याद होना चाहिए। वर्ग आपको याद होना चाहिए 1 से 50 तक, ना कि 1 से 20 तक। अब काफ़ी एडवांस चीज़ें हो गई हैं, तो काफ़ी एडवांस कैलकुलेशन हो गई है, तो आपको आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट ही करेगा ये। 1 से 50 तक आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, और स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट भी आपको पता होना चाहिए। स्क्वायर रूट्स भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, स्क्वायर रूट हो गया। अब क्या होगा, क्यूब। क्यूब आप ज़्यादा याद ना करें, लेकिन 1 से 20 तक तो कम से कम याद कर लें। ठीक है, 1 से 20 तक। ठीक है, और क्यूब रूट भी आपको पता होना चाहिए। घनमूल। ठीक है, वर्गमूल और घनमूल, घनमूल भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आ गई परसेंटेज वैल्यूज़। कई सारे नंबर की होती हैं, जैसे कि 15% की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, 3/20 होगी। तो आपको ये रटा होना चाहिए। ठीक है, कई सारे परसेंटेज वैल्यू हमको डेली लाइफ में मिलते हैं। ठीक है, डेली क्वेश्चन हम किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करते हैं, तो उसमें कई सारे परसेंटेज वैल्यू होते हैं, तो उसमें काफ़ी ये हेल्प करेगी अगर आपको याद रहेगा परसेंटेज वैल्यू। आपको जितनी दिखें, ठीक है, जरूरी नहीं है कि 25 ही याद करें आप। 25 जो हर जगह दिखते हैं इंपॉर्टेंट, वही नहीं याद करना है आपको। आपको डेली लाइफ में जितने मिल रहे हैं, ठीक है, जितने भी आप क्वेश्चन मिल रहे हैं, उनके सबके परसेंटेज वैल्यू याद रखें। ठीक है, और एक चीज़ आती है ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट्स भी आपको एक कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं आपको स्पीड देते हैं, अगर आपको ट्रिपलेट्स याद हैं। ठीक है, जैसे कि बेसिक जो ट्रिपलेट क्या होता है, 3 4 5, इस तरीके के कई सारे ट्रिपलेट होते हैं, आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो ट्रिपलेट्स आपको याद रहने चाहिए। ठीक है, बाकी कई सारे रूल होते हैं, जैसे 11 से मल्टीप्लिकेशन का, मल्टीप्लिकेशन में ही देख लीजिए, 11 से मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है। ठीक है, तो इसमें इस तरीके से क्या करते हैं, 3 यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ 7 लिखेंगे, और यहाँ पे 4। इसमें हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट नंबर होता है उसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं, और अगला नंबर कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ कर 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। फिर अगला नंबर हम यहाँ पे लिखते हैं, जो 4 लिखा रहता है उसको सेम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 11 का नियम होता है। ठीक है, और भी कई सारे ट्रिक्स होते हैं जो मैं आपको आने वाले वीडियो में शेयर करूँगा। ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ठीक है, लाइक करें और शेयर करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।